हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब चैप्टर 3। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ग्रेजुएशन प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए या फिर सीए, तो ये चैप्टर आपको उसमें ज़रूर मिलेगा। इसलिए ये चैप्टर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता क्या है? तो द सेट ऑफ रूल्स नॉर्म्स विच डिफाइंस द वे accounts should be prepared to maintain uniformity are known as accounting principles। जो सेट ऑफ रूल्स और नॉर्म्स होते हैं वो इस तरीके से डिफाइंड होते हैं कि उसे ध्यान में रखते ही हमें अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है यूनिफॉर्मली, उसे ही हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल फॉर, जैसे आपने कोई कंपनी स्टार्ट की तो आपने अपनी कंपनी में कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स दिए होंगे। तो वो रूल्स और प्रिंसिपल्स सारे एम्प्लॉयज को फॉलो करने होंगे। ऐसा नहीं है कि एक एम्प्लॉयज पे सारे रूल्स थोप दिए। सारे एम्प्लॉयज के लिए इक्वली वो रूल्स अप्लाई होंगे। अगला, दे आर रूल्स अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली व्हाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। तो यूनिवर्सली जितने भी अकाउंटेंट हैं उन्होंने इस रूल्स को अडॉप्ट किया है अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। फिर है हमारी नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नेसेसिटी क्या है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेटर अंडरस्टूड, अच्छी तरीके समझ में आएगा। एंड इफ इट प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूनिफॉर्मली, अगर वो यूनिफॉर्मली अकाउंटिंग है तो वो अच्छे से समझ सकते हैं यूजर्स हमारे। इट मीन्स आर सम अकाउंटिंग principle are followed by all entities in preparing their final account। तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और ऑल एंटिटीज है उसे प्रिपेयर किया जाता है फाइनल अकाउंट के लिए। फिर अगला हमारा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बिकम्स मीनिंगफुल एंड यूजफुल। तो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल और यूजफुल हो जाती है। किसके लिए हो जाती है? यूजर्स के लिए। जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर, वो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूजफुल हो जाती है। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फिर अगला हमारा है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर्स क्या हैं? पहला, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम ही लोगों ने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया है। इस जो हम लोग बरसों से बिजनेस करते आ रहे हैं उससे हम लोगों ने एक्सपीरियंस लेके कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए हैं। फिर अगला हमारा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार रूल्स बना दिए तो आप दोबारा बना नहीं सकते, आप बदल सकते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। फिर अगला हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड। तो जितने भी यूनिवर्सली वर्ल्ड वाइड अकाउंटेंट हैं उन्होंने इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर लिया है। फिर अगला हमारा है मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इसमें है हमारा अकाउंट कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अगर आपसे फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल पूछे जाए तो हमारे 3 हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल और अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड। और अगर आपसे नेचर पूछा जाए तो अकाउंट्स कंसेप्ट है पहला और अकाउंटिंग कन्वेंशन है दूसरा। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है? तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, ये एक प्लर की तरह होता है। इसमें 3 कंसेप्ट होते हैं, अजम्पशन होते हैं। गोइंग कंसर्न, दूसरा हमारा कंसिस्टेंसी और तीसरा हमारा होता है एक्रूअल। ये हमारे 3 अजम्पशन होते हैं अकाउंट्स कंसेप्ट्स में। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस मतलब आउटकम ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिशनल, जो बरसों से चले आ रहे हैं रूल्स, उसमें से जो आउटकम निकलते हैं उसी को अकाउंटिंग कन्वेंशंस बोलते हैं। इसके टोटल 11 रूल्स होते हैं, इनको हम बाद में समझेंगे। तो ये हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कॉन्सेप्ट है। पहला गोइंग कंसर्न अजम्पशन, फिर दूसरा कंसिस्टेंसी अजम्पशन और तीसरा एक्रूअल अजम्पशन। ये 3 हमारे अजम्पशन है। तो पहला हमारा है गोइंग कंसर्न। अब गोइंग कंसर्न मतलब होता है कि कोई भी चीज है वो चलती रहे। मान लीजिए सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था राम प्रसाद जी को, आई होप आप लोगों को याद हो। तो ये हमारे
राम प्रसाद जी हैं, इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, क्या सोच के बिजनेस स्टार्ट किया कि ये बिजनेस कभी खत्म ही नहीं होगा, हमेशा चलता ही रहेगा। भले ही राम प्रसाद जी गुजर जाए लेकिन ये बिजनेस चलता रहेगा हमेशा। पहला इसमें इट इज अजम्ड दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोर्सेबल फ्यूचर, मतलब फोर्सेबल की फ्यूचर की तरह चलता ही रहेगा। एंड दे आर नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस, उनका कोई इंटेंशन नहीं होता है कि वो बिजनेस को क्लोज करेंगे। फिर अगला हमारा है इट इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट दैट ए डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन फिक्स एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स हमारे वो होते हैं जो 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देते हैं, 1 ईयर से ज्यादा बेनिफिट देते हैं। और करंट एसेट हमारे वो होते हैं जो 1 साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस जैसे कि ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होते हैं, करंट एसेट शॉर्ट टर्म होता है और फिक्स एसेट लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है हमें। तो हमारा करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स हमें शॉर्ट टर्म देता है बेनिफिट, और जो हमारे फिक्स एसेट्स है वो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। फिर अगला हमारा है इसमें ये फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स को इसलिए डिस्टिंक्शन करते हैं क्योंकि हम इसे गोइंग कंसर्न के उसमें लिख रहे हैं, इसलिए हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की जैसे ही लिखना पड़ता है। फिर अगला हमारा इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दैट ए डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये वही है बस, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो वो होते हैं जो खर्चे 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देते हैं, और ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो 1 साल के लिए होते हैं, जैसे कि रेंट, वेजेस, ये सब। तो ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो शॉर्ट टर्म होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म होता है जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। फिर अगला हमारा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब एक जैसा रहना। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एक जैसे रहो, अगर आपने आज स्टडी करी है तो आप कल भी स्टडी करो, परसों भी करो, ऐसा नहीं है आपने आज कर ली और फिर 2 महीने बाद की, ऐसा नहीं है करना है। इसलिए इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं, मतलब एक जैसा रहना। तो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंसी ईयर आफ्टर ईयर टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल। अगर आपने कोई बुक बनाई, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी, चौथी, पांचवी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, तो आपने पहली साल जिस मेथड से अपने अकाउंट्स बनाया आपको अगली साल भी उसी मेथड से बनाना है अपने अकाउंट्स, वरना आपको पहली साल और दूसरी साल से की बुक को कंपेयर करना इजीली नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हमारा एग्जांपल है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन मतलब होता है गिरावट। तो इसके 2 रूल हैं, एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड। इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन मेथड और इसका फुल फॉर्म है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अगर आपने पहली साल एसएलएम से बनाया है अपना अकाउंट तो आप हर साल एसएलएम से बनाएंगे, अगर आपने डब्ल्यूडीवी से बनाया तो आप हर साल डब्ल्यूडी मेथड से बनाएंगे। ओके, तो इसमें लेकिन एक ट्विस्ट है, आप अपने अकाउंट्स के चेंज कर सकते हैं मेथड। उसके लिए आपको ये 3 कंडीशंस माननी पड़ेगी। पहला, रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर हमारा लॉ बोलता है तो। रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये एक गाइडलाइन होती है जिसे चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटिंग इंडिया करती है, अगर वो बोले तो आप कर सकते हैं। इफ द चेंज विल रिजल्ट इन बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपको लगता है कि मेथड बदलने से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो प्रेजेंटेशन है वो और भी बेटर हो जाएगी तो आप मेथड बदल सकते हैं। फिर अगला हमारा एक्रूअल अजम्पशन। एक्रूअल अजम्पशन मतलब a transaction is recorded at the time it is entered or when it take place and not when the settlement takes place। इसका मतलब ये है कि जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन होता है आप उसको हाल की हाल रिकॉर्ड करें, चाहे आपको वो 2 महीने बाद पैसे दें, लेकिन आपको रिकॉर्ड आपकी सेल तभी मानी जाएगी जिस दिन वो सेल हुई है। एग्जाम्पल फॉर
Expenses are recognized expenses in the accounting period in which the revenue related to it is recognized whether paid in cash or not. चाहे आपके पास कैश आए चाहे ना आए, लेकिन आपको सेल आज ही की लिखनी है। जैसे आपने 1 Feb को कोई सेल की और आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 31 मार्च को हमारी बुक्स क्लोज हो जाती हैं। और जब पीरियड वो हम लोगों का बिजनेस का जो पीरियड है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। जैसे हम लोगों की न्यू ईयर 1 जनवरी को मनाते हैं हम लोग, और बिजनेस वाले 1 अप्रैल को अपना न्यू ईयर मनाते हैं। तो जैसे आपने 1 फरवरी को सेल की कोई, तो और उसने किया 2 अप्रैल को पेमेंट, तो आपको सेल 1 फरवरी की मानी जाएगी, 2 अप्रैल की नहीं, चाहे पास कैश आए चाहे ना आए। ओके, तो ये आपका आज का लास्ट टॉपिक था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।